नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा की एक और नई वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने जितना अध्ययन कर लिया था, इस वीडियो में हम उनसे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने अध्ययन कर लिया था नियम नंबर 144 तक। और नियम नंबर 144 के बारे में हमने 2-3 लाइनों का अध्ययन किया था। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक करोगे तभी आपको जो है वो आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा, ठीक है। और आप अगर जूनियर अकाउंटेंट या आरपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो जरूर देखें इन्हें, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए और तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने जो आरएसआर शुरू कर रखे हैं राजस्थान के अंदर आने वाले जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के लिए, उसके अंदर हमने लगभग जो है आरएसआर राजस्थान सेवा नियम जो है वो 50% तक पूर्ण कर लिए हैं। और इसी क्रम में हम अभी हमारा अध्याय नंबर चल रहा है 13, जो कि है वैदेशिक सेवा। और वैदेशिक सेवा के अंदर नियम आपके जो है वो है आपके नियम नंबर 141 से लेकर और नियम नंबर 157 तक जो है इसके अंदर दिए हुए हैं। तो हमने नियम 141, 142, 143 और 144 तक तो अध्ययन कर लिया है। और अब हम अध्ययन करेंगे इसके आगे नियम नंबर 145 में। और आज हम जो अनअकैडमी पे अपने जीएफ&आर का टॉपिक थोड़ा सा रुका हुआ था, तो आज अपन क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका भी शुरू कर देंगे। तो शाम तक वो वीडियो भी जो है आपको 5 वीडियो का एक पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर हम जो है अनअकैडमी पे अपना डाल रहे हैं। तो अगर आपने अनअकैडमी पर भी आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अनअकैडमी की वीडियो देख सकते हैं और वहां पर भी आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहां पर भी आप जो है आने वाले सभी वीडियो से क्या रहे, अपडेट रहे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो देखा था कि नियम 144 का ये कहता है कि वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें, यानी अगर कोई कर्मचारी को विदेशी सेवा में अगर भेजा जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्ति की कौन कौन सी शर्तें हैं, ये हमने देखा था, थोड़ा सा देखा था। ये जो नियम है, इस नियम 144 कैसे 1% मान के चलो आप आ ही जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा ज्यादा एनालाइज करते हैं। नियम 144 में हमने कल देखा था कि किसी भी कर्मचारी को अगर वैदेशिक सेवा के अंदर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो सबसे पहले विधिवत रूप से क्या किया जाएगा, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से क्या ली जाएगी, इसकी अनुमति ली जाएगी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था इससे पहले वाले नियमों में कि नियम 141 में ये पढ़ा था हमने कि किसी भी कर्मचारी को उसकी सहमति के बिना वैदेशिक सेवा में जो है वो प्रतिनियुक्ति पे नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं। इसके बाद 2 नंबर बात आती है कि प्रथम जो प्रतिनियुक्ति होगी, यानी साधारण स्थिति में जो पहली प्रतिनियुक्ति होती है वो कितने वर्ष की होगी। साधारणतः कह रहा हूं मैं, सामान्य स्थिति में 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति के लिए किसी कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में भेजा जा सकता है, लेकिन अगर जनहित में ये प्रतिनियुक्ति बढ़ाने की आवश्यकता हो तो सक्षम अधिकारी से जो है वो 3 वर्ष तक जो है वो विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है। और सामान्य स्थिति के लिए कितनी है, 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति है। अब प्रतिनियुक्ति पे जाना क्या है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि वैदेशिक सेवा क्या है, ये तो मैंने आपको कल समझा दिया था कि नियम 7-10 के अंदर परिभाषित है। वैदेशिक सेवा ऐसी सर्विस जिसके अंदर जो वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से न दिया जाकर अन्य जो सोर्स है उनसे वेतन का भुगतान किया जाता है। क्या कहलाता है, वैदेशिक सेवा कहलाती है। अब वैदेशिक सेवा के अंदर देखो, अब आपके मन में ये भी जो पहली बार जीएफ&आर या आरएसआर के नियम पढ़ रहे हैं उनके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि भाई किसी भी कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में क्यों भेजा जाता है, क्यों जाना जरूरी है। क्योंकि वो तो अपने कर्मचारी अपना खुद की अपनी भर्ती निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये अपने राजस्थान रोडवेज है या विद्युत वितरण निगम है, ये सब अपनी अपनी अलग भर्तियां निकालते हैं। तो फिर वहां जाने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है किसी कर्मचारी को। तो देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि आप अपने घर पे हैं और आपके घर में आपने देखा होगा, आजकल तो ये सब नहीं होता है, लेकिन पुराने टाइम की बात है और आजकल भी गांव में आज भी देखा जाता है कि जैसे आप घर पे आए बाहर से और आपको भूख लगी थी बहुत जोर से, और घर पे आपने आके देखा, खाने के लिए बोला, तो सब्जी जो थी वो ऐसे सब्जी थी बनी हुई जो आपको पसंद नहीं थी।
तो आप क्या करोगे, एक प्याली लेके अपने पड़ोसी के घर पे जाते हो ना, गए भी होगे कभी न कभी, मैं तो बहुत बार गया हूं। तो इसमें क्या होगा कि अगर सब्जी पसंद नहीं आए तो अपने पड़ोसी के घर से जाके ले आए, तो वो होता है उधारा लाना। ठीक है, एक टाइम के लिए, कुछ समय के लिए कोई चीज उधारी लाना। जैसे पुराने टाइम में ये बहुत होता था, गांव में आज भी बहुत होता है कि घर में जो है वो चीनी खत्म हो गई तो इधर पड़ोसी से एक प्याली चीनी ले आए, और जब चीनी अपने घर पे आई तो उसको एक प्याली वापस भर के लौटा दी। ठीक है, तो ऐसा ये प्रक्रिया बहुत ही सामाजिक तौर पे चलती रहती है। तो यही सामाजिक तौर पे जो प्रक्रिया चल रही है, इसी को किसने अपना लिया, राज्य सेवा में भी अपना लिया। अब वैदेशिक सेवा के अंदर मान लो जूनियर अकाउंटेंट की कमी है, काम अटका हुआ है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि भाई अब देखो जैसे 4 जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट ही कम है, तो इसके लिए भर्ती भी नहीं आ सकती है, और भर्ती के अंदर काफी प्रक्रिया लंबा प्रोसेस होता है। तो अब क्या करेंगे, काम तो करवाना ही है, तो वो जो हम राजस्थान सरकार को एक जो है वो क्या भेजेंगे, प्रतिवेदन भेजेंगे, एक प्रार्थना पत्र भेजेंगे, जिसके अंदर ये होगा कि भाई हमारे यहाँ जो है वो हमें आप जो है अपने 4 जूनियर अकाउंटेंट जो है एक बार उधार दीजिए ताकि हमारा काम चल सके। तो वहां से वो 4 जूनियर अकाउंटेंट उधारा ले लेंगे, और उधारा लेके जो है वो अपना काम निकला लेंगे, और जब काम पूरा हो जाएगा तो वो वापस दे देंगे कि भाई चले जाओ। तो ये होती है प्रतिनियुक्ति। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में 1 वर्ष के लिए, विशेष परिस्थितियों में जो है वो 3 वर्ष के लिए, और अगर 3 वर्ष से ज्यादा बढ़ानी हो, बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियां हो कि वे 3 वर्ष से भी ज्यादा बढ़ानी है, तो कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से अधिकतम मैक्सिमम 5 वर्ष की जा सकती है। ठीक है, अब कल के वीडियो में एक बात मैंने बताई थी कि ये अगर 5 वर्ष करानी है तो उसके लिए आपको कार्मिक विभाग और वित्त विभाग को सहमति प्रस्ताव पत्र जो है वो 2 वर्ष बोल दिया था मैंने यहाँ पे, तो उसके लिए सॉरी, वो 2 वर्ष नहीं है, 2 माह है। कल गलती से 2 वर्ष मैंने बता दिया था, तो आप थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना, अगर आपने कहीं लिखा है और माइंड में भी सेव किया तो उसमें भी थोड़ा अपडेट कर लेना कि अगर 5 वर्ष की अवधि बढ़ानी है 3 वर्ष से, तो इसके लिए आपको कार्मिक विभाग या वित्त विभाग को 2 माह पूर्व ही जो है इसके लिए आवेदन प्रस्ताव भेज देना होगा, और अगर वित्त विभाग और कार्मिक विभाग इसके लिए सहमति दे देते हैं तो आपकी जो अवधि है 5 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अपडेट हमने कल भी देखा था कि 17/5/2011 से ये अपडेट था। इससे पहले जो अधिकतम अवधि थी ना वो कितने वर्ष थी, 4 वर्ष ही थी, लेकिन 17/5/2011 को क्या कर दिया, इसे 4 से बढ़ाकर कर दिया 5 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अन्य शर्तों के बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी नियम अपना 144 क्या ही चल रहा है। प्रतिनियुक्ति भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता मासिक मूल वेतन के अंदर आ गया वेतन और ग्रेड पे का 2.5% जो है वो तकदे होगा। यानी कोई कर्मचारी अगर प्रतिनियुक्ति पे जाता है तो उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता भी दिया जाता है, तो वो प्रतिनियुक्ति भत्ता कितना होगा, उसका जो मूल वेतन है यानी वेतन और ग्रेड पे दोनों को मिलाकर उनका 2.5% जो है उन्हें किसके रूप में दिया जाएगा, प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में दिया जाएगा। और मैक्सिमम जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 600 रुपए हो सकता है, 600 रुपए तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लेना। प्रशिक्षणाधीन जो प्रशिक्षणार्थी है जो प्रोबेशन टाइम में चल रहा है, उनको अगर कहीं प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाता है तो ऐसे कर्मचारियों को, यानी जो प्रोबेशन में चल रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को जो है वो प्रतिनियुक्ति भत्ता दे नहीं होगा। नोट कर लेना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हमने पढ़ रखा है कि प्रतिनियुक्ति भत्ता दे होगा, ठीक है, 600 रुपए मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन जो प्रोबेशन में चल रहे हैं प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षणार्थी है उनको जो है किसी भी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता दे नहीं होगा। और ये जो प्रतिनियुक्ति पे कर्मचारी जाते हैं इन्हें कभी भी स्थायी नहीं समझा जाएगा उसके द्वारा, ये केवल क्या है, उधार लिया हुआ चीज है। ठीक है, वापस तो आना पड़ेगा अपने मूल विभाग में। ठीक है, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी के वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी दे होगा। अगर वेतन दिया जा रहा है और महंगाई बढ़ रही है तो उसको महंगाई भत्ता, यानी जो राज्य सेवा में जितनी भी सुविधा दी जाती है वो सब किसके द्वारा दिया जाएगा, नियोजक द्वारा दिया जाएगा, विदेशी नियोजक जो उधार लेके गए उसके द्वारा। और महंगाई भत्ते के साथ मकान किराया भी देना पड़ेगा, मकान किराए का भत्ता, यात्रा भत्ता, क्षतिपूर्वक भत्ता, चिकित्सा की सुविधा भी देनी उसको होगी। और ये सारी सुविधाएं किस आधार पर दी जाएगी, राज्य सरकार के नियमों और वैदेशिक सेवा के नियमों, दोनों नियमों की तुलना करके जिसमें कर्मचारी को ज्यादा लाभ हो रहा है। मान लो विदेशिक सेवा के अंदर तो ये सारे भत्ते मिला के जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं और राज्य सेवा में वो मिल रहे हैं 9,500 रुपए यानी 9,500 रुपए, तो कौन सा लेगा वो कर्मचारी, वो कर्मचारी जो जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जिसमें उसको ज्यादा लाभ हो रहा है वो लेगा, यानी वो कौन सा लेगा, वैदेशिक सेवा वाले नियमों के अधीन ही
लेगा, यानी दोनों में से जिससे कर्मचारी को ज्यादा लाभ हो वो सुविधा जो है वो कर्मचारी को दे होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात है परियोजना भत्ता भी इसके अंदर दे होगा। ठीक है, परियोजना भत्ता भी इसमें दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य शर्तें हैं, कुछ और शर्तें भी है इसके अंदर। और को क्या क्या शर्तें हैं, जैसे कार्य ग्रहण काल, वेतन व स्थानांतरण, यात्रा भत्ता भी दे होगा, अवकाश पेंशन अंशदान भी दे होगा, प्रतिनियुक्ति का आरंभ और समाप्ति भी इसके अंदर होती है। तो वो भी सारा जो है वो इसके अंदर जितना भी, जैसे वहां कोई कर्मचारी देखो, यहाँ देखो कार्य ग्रहण काल का वो जो वेतन हो गया, वेतन तो हो ही गया, कार्य ग्रहण काल के टाइम जो उसको मिलना चाहिए वो भी दे होगा। और स्थानांतरण यानी जब वो अपने मूल विभाग से अपना कार्य किसी अन्य कर्मचारी को सौंप के और दूसरे विभाग और वापिस अपने मूल विभाग में जब वो अपना कार्यभार किसी अन्य कर्मचारी को सौंप के आया था, वहां से लेकर और वापिस जाके अपना कार्यभार संभालता है, तब तक का उसे क्या देना होगा, आने जाने का सारा यात्रा भत्ता भी जो है विदेशी नियोजक को ही देना होगा। प्रतिनियुक्ति का आरंभ और समाप्ति हो गई, बोनस अनुग्रह राशि भी भुगतान करनी होगी। और एक सामान्य कर्मचारी जो होता है, एक नॉर्मल जो कर्मचारी होता है, वो विदेशिक सेवा से लौट कर जो है उसे 1 वर्ष तक अपने मूल जो विभाग है उसमें कार्य करना होगा। जैसे मान लो एक कर्मचारी 4-5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पे गया हुआ है या 4 साल तक प्रतिनियुक्ति पे गया हुआ है और वो वापस आ जाता है अपने मूल विभाग पे, तो ये नहीं कि 2 दिन में 3 दिन में ही वह वापस प्रतिनियुक्ति पर चला जाए। ठीक है, उसे क्या करना होगा, कम से कम 1 वर्ष तक जो है वो अपने मूल विभाग में अपनी सेवा देनी होगी। उसके बाद अगर वो चाहता है, उसे अगर भेजा जाता है प्रतिनियुक्ति पर, तो वो जा सकता है। इसके अलावा कुछ बातें और रह गई है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है वो। जैसे कार्य ग्रहण काल, इनका तो मैंने आपको बता दिया कि सब देना होगा। इसके बाद करते हैं अवकाश और पेंशन अंशदान। तो विदेशिक सेवा काल में अवकाश तथा पेंशन अंशदान पैतृक विभाग के नियमों में शासित होंगे। पेंशन अंशदान विदेशिक नियोजक को राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार चुकाना होगा। ठीक है, इसके बाद प्रतिनियुक्ति का आरंभ और समाप्ति के बारे में देख लेते हैं। एक राज्य कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति उस दिन से प्रारंभ होगी जिस दिन वह सरकारी पद से कार्यमुक्त हुआ, यानी जिस दिन उसने अपना कार्यभार किसी अन्य कर्मचारी को सौंपा, और उस दिन समाप्त होगी जिस दिन वह वापस जाके अपने कार्यभार को वापस ग्रहण कर लेता है। बोनस और अनुग्रह का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, एक प्रतिनियुक्ति सरकारी कर्मचारी को जो बोनस और अंशदान भी दिया जाएगा। विदेशी नियुक्ति अवधि की समाप्ति के 30 दिन पूर्व ही सक्षम प्राधिकारी को प्रतिनियुक्ति कर्मचारी के संबंध में पद स्थापन आदेश जारी करने होंगे कि ये भी कर्मचारी अपना आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, और ये बात मैंने आपको बता दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेशी या प्रतिनियुक्ति पे आने के बाद कर्मचारी को अपने मूल विभाग में कितने टाइम तक जॉब करनी होगी, 1 वर्ष तक कार्य करना होगा उसे। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट नियम जो आता है वो आता है नियम नंबर 145, अवकाश व अवकाश पेंशन अंशदान। ठीक है, थोड़े से अटपटे नियम है। ठीक है, तो थोड़ा समझ में देर से आएगा, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करते रहना पड़ेगा। ठीक है, कर्मचारी के वैदेशिक सेवा में रहने की अवधि के लिए पेंशन अंशदान राज्य की संचित निधि में जमा करवाया जाएगा। कोई कर्मचारी अगर वैदेशिक सेवा में है तो उस विदेशिक सेवा की अवधि का जो भी पेंशन अंशदान होता है वो कहां जमा कराया जाएगा, राज्य की संचित निधि में कर्मचारी के द्वारा जमा करवाया जाएगा। अगर विदेशी नियोजक के द्वारा देना है तो विदेशी नियोजक जमा करवाएगा। ठीक है, खैर इसके अंदर भारत में ही विदेशी सेवा पर अवकाश वेतन के लिए अंशदान जमा कराना होगा। भारत में कहीं विदेशिक सेवा कर रहा है तो अगर वो अवकाश का वेतन ले रहा है तो उस अवकाश वेतन के लिए भी जो क्या करना होगा, अंशदान जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद गए के अंदर एक बात हो रहा है कि पंचायत समिति के अंदर अगर कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पे जाता है, पंचायत समितियों के अंदर कोई कर्मचारी अगर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उस कर्मचारी से अवकाश वेतन अंशदान जो है नहीं वसूला जाएगा। जो अवकाश का वो वेतन ले रहा है उसका अंशदान उससे भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, विदेशी नियोजक द्वारा अंशदान के भुगतान की सहमति नहीं दी हो तो कर्मचारी स्वयं जो है वो अंशदान जमा कराएगा। यानी अगर जब विदेशी नियोजक ने उसे प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के लिए आवेदन किया था, उस आवेदन में उसने ये लिखा भी हम अंशदान नहीं देंगे पेंशन आदि का, तो वो जो पेंशन अंशदान है वो किसे देना पड़ेगा, स्वयं कर्मचारी को वहन करना होगा। नियम 153 ख के अनुसार विशेष व्यवस्था की स्थिति में देश से बाहर अगर कोई प्रतिनियुक्ति पर है
विदेशिक सेवा में है तो अवकाश वेतन का अंशदान आवश्यक हो तो नियोजक द्वारा जो है वो क्या करवाया जाएगा, राज्य की संचित निधि में जमा करवाया जाएगा। कोई कर्मचारी विदेश के अंदर विदेशिक सेवा में है और आवश्यक है, विशेष व्यवस्था है, तो जो नियोजक है, जो उधार ले जाने वाला है, जो विभाग है, वो क्या करेगा, उसका जो पेंशन अंशदान है वो राज्य के संचित निधि में क्या करवाएगा, जमा करवाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अभी नियम 145 को अपन और आगे थोड़ा एनालाइज करेंगे और 1-2 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। लगभग अपना 60% जो है वो आरएसआर का, 60 to 65% आरएसआर का जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो इसी प्रकार अपन जो है वो इसी जनवरी के माह में टारगेट ये है कि नोटिफिकेशन जनवरी के एंड तक आएगा, तो जनवरी के एंड तक अपन जो है वो आरएसआर, जीएफ&आर, ऑडिट, बीओ ये तो सारा कंप्लीट कर दें। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।